लोकसभा मॉनसून सेशन 2026। क्या पार्लियामेंट में सिर्फ हंगामा हो रहा है या फिर देश के लिए बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से अगर आपने टीवी न्यूज़ या सोशल मीडिया देखा होगा तो आपको एक ही तस्वीर बार बार दिखाई दी है। लोकसभा के अंदर एमपी नारे लगा रहे हैं, स्पीकर बार बार हाउस एडजर्न कर रहे हैं, सरकार और ओपोजिशन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में करोड़ों लोगों के मन में एक सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या पार्लियामेंट में हमारा पब्लिक मनी सिर्फ हंगामे में बर्बाद हो रहा है या फिर टीवी पर कुछ मिनट दिखाई देता है? इसके पीछे पूरी कहानी और है। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान, आज का भारत में आज की रिपोर्ट के साथ। इस साल मॉनसून सेशन की शुरुआत 20 जुलाई 2026 से हुई। इसे 13 अगस्त 2026 तक चलाने का कार्यक्रम तय किया गया है, यानी कुल 19 सीटिंग डेज। सेशन शुरू होने से पहले पार्लियामेंट के सामने 28 पेंडिंग बिल मौजूद थे। इसके अलावा सरकार ने कई नए बिल्स को भी लेजिस्लेटिव एजेंडा में शामिल किया। इसका मतलब साफ है, संसद के सामने काम की कमी नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर एजेंडा इतना बड़ा था तो फिर पहले ही दिन से हंगामा क्यों शुरू हुआ? उसका जवाब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि सरकार आखिर इस सेशन में क्या करना चाहती थी। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बिल की हुई वो था एंटी पेपर लीक बिल। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों स्टूडेंट का भरोसा तोड़ा है। इसलिए एक ऐसा कानून जरूरी है जो ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई कर सके। लेकिन ओपोजिशन का तर्क अलग था। उनका कहना था कि सिर्फ नया कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, एग्जाम बॉडीज और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी मजबूत नहीं होगी, तब तक पेपर लीक कर रुकना मुश्किल है। यानी बहस केवल बिल पर नहीं बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी थी। इसी सेशन में इनकम टैक्स रिफॉर्म्स, एमएसएमई रिफॉर्म्स, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट और सुप्रीम कोर्ट जजेस स्ट्रेंथ जैसे कई महत्वपूर्ण बिल भी एजेंडा में शामिल किए गए हैं। यानी अगर केवल ऑफिशियल बिजनेस लिस्ट देखें तो ये कहना सही नहीं होगा कि पार्लियामेंट में कोई काम तय नहीं था। लेकिन यहीं कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि पार्लियामेंट का ऑफिशियल एजेंडा एक तरफ था और पॉलिटिकल एजेंडा दूसरी तरफ। आखिर ओपोजिशन किन मुद्दों पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है? क्या उन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या वास्तव में पार्लियामेंट का काम रुक गया? अब तक आपने समझ लिया है कि सरकार के पास बिल्स का लंबा एजेंडा था। लेकिन अगर एजेंडा इतना बड़ा था तो फिर पार्लियामेंट की हेडलाइन सिर्फ प्रोटेस्ट और एडजर्नमेंट क्यों बनी? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें वापस चलना होगा 20 जुलाई 2026 पर। मॉनसून सेशन के पहले ही दिन ओपोजिशन ने साफ कर दिया था कि वो सामान्य लेजिस्लेटिव बिजनेस से पहले कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा चाहता है। इनमें सबसे प्रमुख थे नीट पेपर लीक, छात्रों का आंदोलन, दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन और अन्य सार्वजनिक महत्व के मुद्दे। ओपोजिशन की मांग थी कि इन विषयों पर रूल के तहत तुरंत चर्चा कराई जाए और संबंधित मिनिस्ट्री हाउस में जवाब दें। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा तय एजेंडे के अनुसार बिल्स और अन्य सरकारी काम भी आगे बढ़ने चाहिए। यही मतभेद धीरे धीरे राजनीतिक टकराव में बदल गया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, भारत की पार्लियामेंट में केवल डिबेट ही नहीं होती बल्कि उसकी एक तय डेली बिजनेस लिस्ट होती है। इसमें क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, गवर्नमेंट बिजनेस, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस और बिल्स की चर्चा जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल रहती हैं। अगर किसी दिन ओपोजिशन लगातार प्रोटेस्ट करता है और मेंबर्स बेल ऑफ द हाउस में आ जाते हैं तो स्पीकर के पास हाउस एडजर्न करने का अधिकार होता है। यानी एडजर्नमेंट अपने आप नहीं होता, ये तब होता है जब चेयर को लगता है कि व्यवस्थित तरीके से कार्रवाई चलाना संभव नहीं। यही वजह रही सेशन के शुरुआती दिनों में कई बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन क्या इसका मतलब था कि पूरा दिन बेकार चला गया? जरूरी नहीं। ये वो हिस्सा है जो अक्सर सोशल मीडिया के छोटे क्लिप में दिखाई देता है। कई बार हाउस दोबारा बैठता है, कई बार रिटन रिप्लाईज टेबल पर रखे जाते हैं, कमेटी मीटिंग्स अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चलती रहती है और कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सदन के बाहर भी जारी रहती है। इसलिए अगर कोई ये कहे पार्लियामेंट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही तो ये पूरी तस्वीर नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि लगातार डिसरप्शन का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? क्वेश्चन आवर को पार्लियामेंट का सबसे शक्तिशाली अकाउंटेबिलिटी टूल माना जाता है। यहीं एमपी सीधे मिनिस्टर्स से सवाल पूछते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी मिनिस्ट्री ने कोई योजना शुरू की है, अगर किसी प्रोजेक्ट में डिले हुआ है, किसी राज्य को कम फंड मिले हैं, तो एमपीज उसी समय सरकार से जवाब मांग सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आवर बाधित होता है तो जनता की ओर से पूछे जाने वाले कई सवाल भी पीछे छूट जाते हैं।
यानी नुकसान सिर्फ समय का नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी का भी हिस्सा होता है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस की। किसी भी बिल को लॉ बनाने से पहले कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, अमेंडमेंट, वोटिंग और फिर दूसरे सदन की मंजूरी। अगर लगातार डिसरप्शन होता है तो इन स्टेजेस में डिले आ सकता है, लेकिन इसका उल्टा पक्ष भी समझना जरूरी है। अगर किसी बिल पर पर्याप्त डिबेट ही ना हो और वो बहुत जल्दी पास हो जाए, तब भी लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। यानी पार्लियामेंट में दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ लगातार हंगामा और दूसरी तरफ बिना पर्याप्त चर्चा के तेजी से कानून बनाना। लोकतंत्र की असली ताकत इन दोनों के बीच संतुलन में है। अब सवाल उठता है, क्या इस सेशन में केवल ओपोजिशन ने ही राजनीतिक रणनीति अपनाई, या राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्लियामेंट केवल लॉ मेकिंग का मंच नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेजिंग का भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहती है, ओपोजिशन उन मुद्दों को नेशनल स्पॉटलाइट में लाना चाहता है जिन्हें वो महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर होने वाली हर बहस का असर केवल सदन तक सीमित नहीं रहता, उसका सीधा असर टीवी हेडलाइंस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और अगले दिन की पॉलिटिकल नैरेटिव पर भी पड़ता है। यानी पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ होता है वो केवल एमपीज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए पॉलिटिकल सिग्नल बन जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब पार्लियामेंट बार बार रुकती है तो आखिर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना होता है? क्या वास्तव में टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है? क्या एमपीज को हाउस चले या ना चले, सैलरी मिलती रहे? अब तक हमने देखा सरकार अपना लेजिस्लेटिव एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती थी, ओपोजिशन कई राष्ट्रीय मुद्दों पर तत्काल चर्चा चाहता था और इसी ही टकराव के बीच कई बार पार्लियामेंट की कार्रवाई प्रभावित हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे पॉलिटिकल डेडलॉक का असर आखिर आम टैक्स पेयर पर कितना पड़ता है? सोशल मीडिया पर अक्सर एक दावा वायरल होता है, पार्लियामेंट का 1 मिनट रुकने से लाखों रुपए बर्बाद होते हैं। लेकिन क्या ये दावा पूरी तरह सही है? आइए इसे फैक्ट्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पार्लियामेंट का खर्च किन चीज़ों पर होता है। सिर्फ एमपीज़ की सैलरी पर नहीं, इसके अंदर पार्लियामेंट सेक्रेटरीट, सिक्योरिटी, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ट्रांसलेशन सर्विसेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्चर्स, रिपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और सैकड़ों कर्मचारियों का पूरी व्यवस्था शामिल होती है। यानी हाउस चले या कुछ समय के लिए एडजर्न हो जाए, इन व्यवस्थाओं का अधिकांश खर्च जारी रहता है। इसी आधार पर समय समय पर संसद के प्रति मिनट लागत के अनुमान सामने आते रहते हैं। अलग अलग वर्षों में अलग अलग अनुमान प्रकाशित हुए हैं, इसलिए किसी एक निश्चित प्रति मिनट लागत को आधिकारिक दर मानना सही नहीं होगा। यानी जब पार्लियामेंट नहीं चलती तो केवल समय ही नहीं, उससे जुड़े पब्लिक रिसोर्सेज का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन यही एक दूसरा पहलू भी है, क्या एमपीज केवल हाउस में बैठने के लिए सैलरी लेते हैं? नहीं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी केवल लोकसभा या राज्यसभा में भाषण देना नहीं होती, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्याएं सुननी होती है, स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग्स में भाग लेना होता है, मिनिस्ट्रीज से जानकारी मांगनी होती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करना होता है, लोगों की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना होता है और कई बार ऐसे काम भी करने होते हैं जो टीवी कैमरा में दिखाई ही नहीं देते। यानी अगर कोई कहे एमपीज पूरे शासन में भी कुछ काम नहीं करते तो ये तथ्यात्मक रूप से सही निष्कर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सेशन बार बार बाधित होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? लोकतंत्र को, क्योंकि पार्लियामेंट केवल लॉज बनाने की जगह नहीं बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाने का सबसे बड़ा मंच भी है। क्वेश्चन आवर में एमपीज सीधे मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं, 0R में जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, बिल्स पर डिबेट होती है, अमेंडमेंट सुझाए जाते हैं। अगर ये प्रक्रिया बार बार रुकती है तो नुकसान केवल सरकार या अपोजिशन का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम का होता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर डिसरप्शन गलत होता है? इसका जवाब भी सीधा हाँ या नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में प्रोटेस्ट भी संसदीय परंपरा का हिस्सा रहा है। कई बार बड़े राष्ट्रीय मुद्दे प्रोटेस्ट के बाद ही राष्ट्रीय बहस बने हैं। अगर प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाए कि डिस्कशन ही ना हो पाए तो पार्लियामेंट का मूल उद्देश्य प्रभावित होने लगता है। दूसरी तरफ अगर सरकार बिना पर्याप्त डिबेट के लगातार बिल्स पास कराए तो उस पर भी सवाल उठते हैं। यानी डेमोक्रेसी में केवल स्पीड महत्वपूर्ण नहीं होती, डिस्कशन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब जरा मॉनसून सेशन 2026 की पूरी तस्वीर एक साथ देखते हैं। सरकार कई महत्वपूर्ण बिल्स लेकर आई, ओपोजिशन ने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग की। कुछ दिनों में हाउस बाधित हुआ,
कुछ दिनों में लेजिस्लेटिव बिजनेस आगे भी बढ़ा। यानी अगर कोई कहे पूरा सेशन सिर्फ हंगामे में निकल गया तो ये अधूरी तस्वीर होगी, और अगर कोई कहे सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा तो वो भी पूरी सच्चाई नहीं होगी। सच्चाई इन दोनों के बीच मौजूद है, और यही कारण है पार्लियामेंट को समझने के लिए केवल वायरल क्लिप्स या 30 सेकंड की न्यूज़ हेडलाइन काफ़ी नहीं होती। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, बिजनेस लिस्ट, बिल्स की प्रोग्रेस और कमेटी वर्क, इन सब को साथ देखकर ही तस्वीर बनती है। मॉनसून सेशन 2026 में सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल्स सूचीबद्ध किए। ऑपोजिशन ने नीट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग की। कई मौक़ों पर हाउस एडजर्न हुआ, लेकिन संसदीय काम पूरी तरह बंद नहीं हुआ। पार्लियामेंट की कार्रवाई बाधित होने के समय और सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग प्रभावित होता है। एमपीज़ का काम केवल सदन में बैठना नहीं, बल्कि कमेटीज़, कॉन्स्टिट्यूंसी वर्क और ओवरसाइट भी है। लोकतंत्र की असली ताकत केवल सरकार में नहीं होती, और केवल ओपोजिशन में भी नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है सवाल पूछने की आज़ादी, जवाब देने की जिम्मेदारी और कानून बनाने की गंभीर प्रक्रिया। अगर पार्लियामेंट में केवल शोर होगा तो जनता का भरोसा कम होगा, और अगर पार्लियामेंट में केवल संख्या बल होगा लेकिन बहस नहीं होगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। इसलिए एक मजबूत पार्लियामेंट वही है जहां प्रोटेस्ट भी हो, डिबेट भी हो और आखिर में देश के हित में फैसले भी लिए जाएं। यही लोकतंत्र की असली पहचान है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको लगता है कि ऐसी फैक्ट बेस्ड न्यूज़ विश्लेषण हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपने कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।